बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल स्टूडेंट, ये हमने वाइटल साइन चैप्टर स्टार्ट किया था। इस वाइटल साइन चैप्टर में आज हम एक ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे, पल्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज पल्स। सो द पल्स इज एन इंडेक्स ऑफ द हार्ट रेट एंड रिदम। पल्स प्रोवाइड वैल्यूएबल डेटा अबाउट द पर्सन कार्डियोवास्कुलर स्टेटस। ये मेनली आप लोग याद रखें कि ये जो पल्स है, तो पल्स मेनली आपको जो आपके हार्ट है उससे प्रोड्यूस होता है। सो दैट्स वाई ये जो आपके पास पल्स होती है, तो पल्स क्या कर लेते हैं कि जो आपकी हार्ट होती है तो उसकी रेट और प्लस रिदम आपको कौन प्रोवाइड करता है? ये पल्स प्रोवाइड करता है। मेनली अगर हम देख लें तो पल्स आपके पास क्या है, एक वेरिएबल, एक अहम डेटा आपके पास होती है कि कोई भी पर्सन की हो तो वो कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड, यानी हमें क्या है कि जब हम पल्स चेक करते हैं तो पल्स का मेन रीज़न यही होता है, इसका एक इम्पोर्टेंस यही होता है, इसका एक करेक्टरिस्टिक ये होता है कि एक बंदे की जो उसकी कार्डियोवास्कुलर स्टेटस है उसके बारे में हमें एक डेटा प्रोवाइड करे। डिफिनीशन में अगर हम देख लें तो पल्स क्या है? सो द पल्स इज अ वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। मेनली अगर हम देख लें, यहाँ पे मैं आप लोगों को ड्रा कर रहा हूँ कि ये इस डायग्राम से हम देखते हैं कि उसकी डिफिनीशन किस तरह है पल्स की। सो आप देख ले, यहाँ पे आपके पास इस तरह की हार्ट, ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रा किया है। तो इस एरिया, ये आपके पास कौन सा है? ये आपके पास राइट एट्रियम होती है, ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम होते हैं, ये आपके पास राइट वेंट्रिकल्स होती हैं, ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती है। ओके। सो अगर यहाँ पे देखे जाए कि पल्स की डिफिनीशन क्या है, सो ये आपके पास ये एरिया क्या होती है, इसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं किसी भी हार्ट की, ठीक है। तो ये वेंट्रिकुलर क्या है कि जब आपके पास ये वाला साइड, इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। जैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल आपके पास क्या हो जाए, कंट्रैक्ट हो जाए, और उसके बाद जो आपके पास वेव प्रोड्यूस होते हैं उसको हम पल्स कहते हैं। उसी के बाद ये वेव आपको कहाँ मिलती है? ये आपकी आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में मिलती है, आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। जिस तरह आप लोग देख ले कि डिफरेंट साइट्स है जहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ से वहाँ हम क्या करते हैं, उसको पल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपके पास टेम्पोरल आर्टरी होती है, वहाँ से कैरोटिड है, आपके पास रेडियल है, ब्रेकियल है, अल्नर है, आपके पास फीमोरल है, डार्सल पेडस, पोस्टीरियर टिबिया या फेमोरल साइड जो आपके पास है, वहाँ पे आपके पास क्या है, ये वेव प्रोड्यूस होता है। वहाँ से आप देखा जा सकते हैं कि पल्स पेशेंट की आ रही है या नहीं। सो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब आपके पास क्या होती है, कंट्रैक्ट होती है, और उसी के बाद जो आपके पास क्या है, वेव प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं, ठीक है। ये जस्ट सिंपल डेफिनेशन है कि पल्स आपके पास क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो आपके पास वेव प्रोड्यूस होते हैं, जस्ट इसको हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि नॉर्मली फिजियोलॉजी ऑफ पल्स क्या है, यानी आप फंक्शन किस तरह है, किस तरह आपकी बॉडी में आपकी पल्स एग्जैजरेट होती है, किस तरह वो प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले क्या है कि ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी इज कंटिन्यूसली सर्किट। ये क्या है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जो हमारे बॉडी होती है वो मेनली क्या कर लेते हैं, वो ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसी के ऊपर क्या कर लेते हैं, वो इफेक्ट होती है। कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड फ्लो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एसएनओ ट्रेवल्स थ्रू द हार्ट मसल टू स्टिमुलेट कार्डियक कंट्रैक्शन। मेनली अगर आप देख लें तो साइनोइयल आर्टरी जो आपके पास होती है, तो ये साइनोइयल आर्टरी आपकी एवी नोड में इस तरह की क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट करते हैं। सो जब आपकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट होते हैं तो उसी की वजह से क्या होते हैं कि जो आपके हार्ट होते हैं, तो हार्ट में आपके मेनली जो आपकी मसल होती है उसी की वजह से वो क्या हो जाती है, कंट्रैक्ट होती है। वैसे अगर हम देखा जाए तो आपकी जो मसल होती है ये तब तक कंट्रैक्ट नहीं होगा जब तक वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होगी। और ये इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कौन प्रोड्यूस करता है, आपकी साइनोवियल आर्टरी। उस साइनोवियल आर्टरी मेनली वहाँ से क्या होती है, आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल जाती है, आपकी जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है वो प्रोड्यूस होती है, और उसी की वजह से क्या हो जाता है कि जो आपकी हार्ट की मसल होती है वो उसी की वजह से कंट्रैक्ट होती है, ठीक है। Approximately 60 to 70 ml of blood enter to the aorta with the each ventricle contraction। जब आपकी जो क्या है वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो उसी की वजह उसके बाद क्या करें, हमेशा याद रखें, एक आपके पास होती है कंट्रैक्शन, दूसरा होती है रिलैक्सेशन। जब कंट्रैक्शन होती है सो इट्स मीन कि जो आपकी हार्ट है वो ब्लड को क्या करते हैं, इजेक्ट कर लेते हैं, और जब रिलैक्स होता है तो उसके पास क्या हो जाती है, ब्लड आ जाती है।
आपकी जो एओर्टा होता है सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो आपकी बॉडी में होता है। जब अप्रॉक्सीमेटली 60 से लेकर 70 ml तक ये बॉडी से जो आपकी हार्ट है वो हार्ट क्या कर लेता है, एओर्टा तक जो ब्लड को क्या कर लेती है, प्रोड्यूस कर लेते हैं। ब्लड जो आपकी हार्ट से होती है वो क्या होती है, जो आपकी वेंट्रिकल्स होती है वो कंट्रैक्ट होती है और एओर्टा से तकरीबन 60 to 70 ml क्या हो जाती है, ब्लड जाती है, जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। With each stroke volume ejection, the wall distant, creating a pulse wave that travel rapidly toward the distal end of the arteries। जो आपके पास क्या होती है, जैसे ही आपके पास एजेक्शन का सिंपल यही मतलब होता है कि जब आपकी वेंट्रिकल्स होता है वो कंट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड को क्या करते हैं, इजेक्ट कर लेते हैं, बाहर धकेल लेते हैं, तो इसको हम इजेक्शन कहते हैं। जैसे ही वो कंट्रैक्ट होती है आपकी वेंट्रिकल्स, उसी की वजह से क्या होती है, आपकी एओर्टा होती है, उस एओर्टा में ब्लड जाती है रैपिडली और उसी के बाद क्या हो जाती है, आपके साथ वेव प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम सिंपली वे क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। When a pulse wave reach a peripheral artery, it can be felt by palpating the artery lightly against underlying bone or muscle। ये मेनली अगर हम देख ले तो पल्स कहाँ पे होती है, जितनी भी आपकी बोन्स होती है, आपकी मसल होती है, तो उसके अंडरलाइन नीचे आपके पास क्या होती है, पल्स होती है। जैसे ही आपकी क्या हो जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसी की, और वो क्या करे, जितने भी ब्लड होते हैं वो इजेक्ट कर लेते हैं थ्रू एओर्टा, तो उसी के बाद एक वेव प्रोड्यूस होती है जिसको हम पल्स कहते हैं। और वो पल्स कहाँ पे आपके पास क्या होगा, पल्पेट होगा, जितनी भी आपकी बोन्स होती है और आपकी मसल होती है तो उसके नीचे आपके पास क्या होगा, पल्स प्रोड्यूस होती है और उसको आप इजीली पल्पेट कर सकते हैं। रेगुलेशन हम कहते हैं कि किस तरह रेगुलेट होती है, तो पल्स इज रेगुलेटेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थ्रू द साइनो-आर्टेरियल नोड, ऑफन कॉल्ड पेसमेकर। हमेशा याद रखिए, जो आपकी ऐसे नोड होती है उसको अब पेसमेकर आप द हार्ट कहते हैं। ये जो आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मेनली आपके पास क्या होते हैं, जब आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है तो उसी टाइम आपकी पल्स क्या होती है, वो प्रोड्यूस होती है, जो कि मेनली वो क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आप देख ले कि हार्ट आपके पास तब कॉन्ट्रैक्ट होगा जब आपकी इस एनोड से इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जाएगी। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जाती है तो उसी टाइम क्या होता है कि आपकी जो वेंट्रिकल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब होती है तो ये क्या कर लेते हैं, एक वॉल्यूम ब्लड को इजेक्ट करते हैं, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, विच इज़ नॉर्मली इक्वल टू 60 to 70 ml। ठीक है। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज द हार्ट रेट, ये डिपेंड करता है, मैंने आप लोगों को कहा था कि जो सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके पास क्या होती है, ये आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन होती है, मेनली उसमें आपके पास वेजो कंट्रैक्शन होती है। जब वेजो कंट्रैक्शन होती है तो उस टाइम आपके पास पल्स क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये तब एक्टिवेट होगा व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ डाइजेशन। ठीक है, नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में हो या डाइजेशन कंडीशन में क्या होती है, जो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होती है। जब वो एक्टिवेट होती है तो उस टाइम आपकी वेजो डायलेशन होती है। ठीक है, जब वेजो डायलेशन होती है तो उस टाइम आपकी जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से कंडीशन में है। और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज द हार्ट रेट। सिंपल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होती है कि आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो उसमें आपकी जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होती है। ब्लड फ्लो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, सॉरी डिक्रीज होती है, ब्लड फ्लो आपके पास डिक्रीज होती है। लेकिन उसमें अगर हम देखा जाए, देखिए जो आपकी क्या है, एक हमारे पास वेजो डायलेशन होती है, दूसरा वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। वेजो डायलेशन में आपके पास जो आपकी ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन ब्लड प्रेशर क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब आपकी वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो वेजो कंस्ट्रक्शन में क्या है, आपकी ब्लड फ्लो क्या होती है, वो आपके पास डिक्रीज होती है, लेकिन उसमें ब्लड प्रेशर आपके पास क्या है, वो इंक्रीज ही रहती है। ठीक है। The quantity of blood force out of the left ventricle during each contraction is called stroke volume। क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कि जब आप क्या आपकी जो वेंट्रिकल्स होती है ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसमें जितनी भी ब्लड होती है थ्रू एओर्टा वो बाहर की तरफ जाती है, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय पल्स रेट इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या बन जाती है, कार्डियक आउटपुट। सिंपल कार्डियक आउटपुट का यही मतलब होता है कि एक मिनट में जो आपकी वेंट्रिकल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम, आप स्ट्रोक वॉल्यूम ले लें और पल्स आपकी कितने हैं तो वो दोनों आप ले लें। ठीक है।
स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास क्या है कि ईच हार्ट बीट में आपकी जो हार्ट है वो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को क्या करते हैं, इजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कार्डियक आउटपुट हम 1 मिनट की बात कर लेते हैं कि 1 मिनट में आपकी जो हार्ट है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होती है और उसी की वजह से वो जितना ब्लड को इजेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हर जो आपके पास हार्ट बीट होता है उसमें कितना वो ब्लड को इजेक्ट कर लेता है, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। सो जब आप कार्डियक आउटपुट को क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो स्ट्रोक वॉल्यूम ले लें और पल्स रेट ले लें, दोनों आप ले लें। तो उसमें आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम में हमने ये डिस्कस किया कि आपके पास 70 ml होता है और पल्स रेट आपके पास 60 to 100 होता है नॉर्मली। तो आप क्या लें, 80 ले लें। 80 आप उनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास कार्डियक आउटपुट आती है। इसमें नीचे आप देख ले कि द नंबर ऑफ पल्सिंग सेंसेशन अकर इन 1 मिनट इन द पल्स रेट। पल्स रेट आपके पास क्या है, या का पल्स रेट, इसको हम इसलिए इस तरह डिफाइन कर लेते हैं कि जो आपके पास क्या है, आपके पास जब पल्स को सेंस करते हैं, हम उसको पल्पेट करते हैं, तो 1 मिनट में जो आपकी पल्पेशन होती है उसको हम जस्ट पल्स रेट कहते हैं, ठीक है। या पल्स उसको हम कहते हैं कि नॉर्मल पल्स आपके पास 1 मिनट में हम देखते हैं कि कितना है, विच इज़ नॉर्मली इक्वल टू 6 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इस कार्डियक आउटपुट। सिंपल अभी मैंने डिफाइन किया कि जो आपकी क्या है कार्डियक आउटपुट, जो आपकी हार्ट है तो वो क्या कर लेता है, जब जितने भी ब्लड को वो पम्प कर लेता है 1 मिनट में, तो उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। सो पल्स रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, सिंपल। सो नॉर्मली अगर हम देख ले तो पल्स रेट हम लेते हैं 70 बीट पर मिनट, ठीक है। और जो आपके पास क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml है, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 4.9 लीटर पर मिनट, ये आपके पास क्या है, आपकी कार्डियक आउटपुट है, ठीक है। तो अगर आप ले लें, अगर 60 बीट आप ले लेते हैं और 85 ml आप क्या ले लेते हैं, पल्स रेट लेते हैं, तो उसका नॉर्मली आपके पास कार्डियक कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, 5.1 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपसे कोई पूछ ले तो 5 to 6 लीटर या 4 to 6 लीटर आपके पास क्या है, ये नॉर्मली आपके वो होती है, क्या कहते हैं उसको, कार्डियक आउटपुट होती है, ठीक है। अब पल्स असेसमेंट है, हम असेसमेंट का किस तरह करेंगे, पल्स के रिलेटेड हम डेटा किस तरह इकट्ठा करेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख ले, तो अ पल्स इज कॉमनली असेस्ड बाय पल्पेटिंग, फीलिंग और अस्कल्टेशन यूजिंग स्टेथोस्कोप। पल्स आप क्या कर लेते हैं, जस्ट इसको पल्पेट कर सकते हैं और उसको अस्कल्टेट करते हैं। पल्पेट हम हाथों से करते हैं, ठीक है, इसको हम फील कर लेते हैं। और जब आपके पास क्या होती है, आप स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं और किसी चीज़ को आप सुनना चाहते हैं, तो वो आपके पास अस्कल्टेशन बनती है। जब भी आपसे कोई पूछ ले कि पल्स को किस तरह हम असेस करते हैं, तो पल्स को हम पल्पेट कर सकते हैं और उसको अस्कल्टेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेनली आपको दिखाई नहीं देती, तो इसी की वजह से या तो आप इसको फील करेंगे या आप इसको अस्कल्टेट करेंगे, थ्रू डिवाइस आप इसको सुन सकते हैं। A pulse is normally palpated by applying moderate pressure with the 3 middle finger of the hand। इसमें आप क्या करते हैं कि जब भी आप पल्स पल्पेट करते हैं तो उसमें आप मेनली 3 जो आपकी फिंगर्स होती है उससे आप पल्पेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि ना आपके पास स्लाइटली और ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज प्रेशर नहीं होना चाहिए, कि जब आप क्या कर लेते हैं पल्स को पल्पेट करते हैं, तो जब पल्पेशन आप करते हैं तो उस टाइम आप उतना ही प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे उसी पल्स के ऊपर, क्योंकि फिर क्या हो जाती है कि जब आप बिल्कुल स्लाइटली करेंगे तो आप उसको फील नहीं कर सकते, और जब बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो क्या हो जाती है, वो पल्स के ऊपर आप बहुत प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो फिर क्या हो जाती है, जो आप उसकी नॉर्मली जो क्या है प्रोडक्शन ऑफ है वो सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। सो द पेड्स एंड डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द फिंगर आर द मोस्ट सेंसिटिव एरिया फॉर द डिटेक्टिंग द पल्स विद द जेंटल प्रेशर। क्योंकि ये आप देख ले कि जो आपकी 3 फिंगर होती है उसमें जो आपकी पेड्स होती हैं, तो पेड साइड्स आपके पास इस तरह है कि उसमें सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स आप इस तरह की नर्व्स बहुत ज़्यादा होती है, और उस नर्व की कैपेसिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो आसानी से किसी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। तो जब हम प्रेशर पल्स असेसमेंट करते हैं तो उसमें हम 3 फिंगर्स को यूज़ करते हैं उसकी पेड्स को, तो पेड्स उसमें क्या हो जाती है कि वो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। A stethoscope is used for assessing apical pulse। सिर्फ एपिकल पल्स आपके पास जो आपके हार्ट के ऊपर होता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, जस्ट इसको सिर्फ आप स्टेथोस्कोप के साथ यूज़ कर सकते हैं, उसको आप सुन सकते हैं, बाकी आप उसमें पल्पेशन नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखें।
वाइल पल्पेटिंग इज अ पल्स अ नर्स शुड असिस्ट द फॉलोइंग। जब आप क्या कर लेते हैं, नर्स क्या करेगा जब वो पल्स को पल्पेट करते हैं, तो कुछ इस तरह की करेक्ट कंडीशन होती है, कुछ इस तरह की वो होती है, बातें होती है जिसको आप मद्देनज़र रखते हुए पल्स असेसमेंट करते हैं, जिसमें आपके पास आती है पल्स रेट, पल्स रिदम, पल्स वॉल्यूम, कैरेक्टरिस्टिक एंड बायलेटरल इक्वलिटी। ये अब हम क्या करें, जो 5 आपके पास टिप हैं जो कि हर नर्स को पता होना चाहिए कि जब वो क्या कर लेते हैं, पल्स को वो असेस करते हैं, तो इन 5 चीज़ों को आपने क्या करना है, ख्याल रखना है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पल्स रेट। इट इज़ अ स्टेट इज नंबर ऑफ पल्सेस आर बीट्स पर मिनट। पल्स रेट का सिंपल मतलब ये होता है कि ये क्या है, क्योंकि ईच कंडीशन, क्योंकि आपका हार्ट जो होते हैं, आपकी वेंट्रिकल होते हैं 60 to 100 नॉर्मल उसकी बीट होती है पर मिनट की, ठीक है। सो जब आप क्या कर लेते हैं, पर मिनट आप क्या कर लेते हैं, पल्स को आप डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। काउंट द पल्स फॉर नॉट लेस देन हाफ मिनट, क्योंकि इसमें क्या होती है, दो आपके पास तरीके होती है। अगर आपके पास इस तरह है कि नॉर्मली आपको इस तरह करना चाहिए कि आप 1 मिनट के लिए क्या कहें, पल्स को आप डिटेक्ट करें, उसको पल्पेट कर ले, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम 30 मिनट के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 दफ़ा कर ले। 30 मिनट के लिए आप क्या करें, पल्स को आप मेजर कर लें और 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 मिनट बन जाती है। लेकिन 30 सेकंड से वो कम नहीं होना चाहिए। नॉर्मली अगर हम देख लें स्लाइड में, तो 60 टू 100 बीट पर मिनट ये आपके पास क्या है, नॉर्मल है। ये 80 बीट्स पर मिनट इसलिए दिया है क्योंकि ये एडल्ट का है, इसको हम नॉर्मली 80 लेते हैं, ठीक है। अगर 80 से ज़्यादा हो तो हम फिर ये सोचते हैं कि पेशेंट जो है वो प्राइमरी जो है वो टेकिकार्डिया की तरफ जा रहे हैं। 80 तक हो तो उसको हम कंसिडर करें कि इट्स जस्ट नॉर्मल। एडल्ट को का जो पल्स रेट होता है वो अगर ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट होता है तो उसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं, और अगर 60 से कम हो तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया सिंपल कहते हैं, ठीक है। 60 टू 100 नॉर्मल है, 100 से इंक्रीज हो रही है तो टेकिकार्डिया कहते हैं, और अगर 60 से कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, ठीक है। सेकंड पे जो नर्स को करना चाहिए वो पल्स वॉल्यूम है। पल्स वॉल्यूम आर फोर्स रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पल्स विन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये अभी हम जिस डिस्कस करते हैं कि क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो पल्स वॉल्यूम जब आप देखते हैं तो आप क्या कर लेते हैं कि जब आपकी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्योंकि उसके बाद पल्स प्रोड्यूस होती है, तो उस पल्स की हम स्ट्रेंथ देखने को पल्स वॉल्यूम कहते हैं। इसमें आप देख लें, द पल्स वॉल्यूम इज आल्सो कॉल्ड द पल्स स्ट्रेंथ आर क्वालिटी रेफर्स टू द फोर्स ऑफ ब्लड विद ईच बीट। क्योंकि जब ईच बीट होती है तो उसी के बाद आपके पास क्या होती है, ब्लड इजेक्ट होती है, और ब्लड इजेक्शन के बाद आपके पास क्या आ जाती है, आपकी जो पल्स होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो उस पल्स की जो हम स्ट्रेंथ या क्वालिटीज जो होती है उसको हम आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ की वजह से करते हैं, पल्स वॉल्यूम, इसको हम पल्स वॉल्यूम कहते हैं। इट कैन बी रेंज फ्रॉम एब्सेंट टू बाउंडिंग, या तो ये आपके पास एब्सेंट होती है या बिल्कुल स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसमें आप देख ले, बाउंडिंग क्या है कि स्ट्रांग फुल फोर्स पल्स, ये आपके पास नॉर्मली अगर बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी हार्ट जो है वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं तो उतनी ही आपके साथ अच्छे क्या आएगी, आपकी पल्स प्रोड्यूस होगा, जिसको हम बाउंडिंग पल्स कहते हैं। स्ट्रांग फुल फोर्स पल्स को हम बाउंडिंग। थ्रेड या वीक पल्स होता है तो डिफिकल्टी टू पल्पेट आ पल्स डायमेंस स्ट्रेंथ। जब आप क्या करते हैं, एक पेशेंट की पल्स चेक करना चाहते हैं और आपको डिफ़िकल्टी होती है कि उस पल्स को आप पल्पेट कर सकते हो, तो ये आपके पास या तो वीक होगा या 3D पल्स होगा। इसकी सेवरल रीज़न होती है, डिहाइड्रेशन आती है, कोई इस तरह की डिजीज़ हो, कोई इस तरह की पेशेंट मेडिकेशन यूज़ करते हो, तो उसी की वजह से क्या होगा, जब आप उस पल्स को आप क्या करते हो, पल्पेट करते हो, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट आपके पास होती है, जिसको हम वीक या 3D पल्स कहते हैं, ठीक है। एब्सेंट पल्स आपके पास क्या होती है कि जब एक पेशेंट हो, जब वो मर जाता है तो उसी के बाद आपको आपकी जो पल्स होती है, पेशेंट की जो पल्स होती है, आप उसको पल्पेबल नहीं कर सकते, पल्पेट नहीं कर सकते, जिसको हम एब्सेंट पल्स कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इज इन्फ्लुएंस बाय द फोर्सफुलनेस ऑफ द हार्ट बीट। ये क्या है कि जितना भी आपकी हार्ट होती है अच्छी तरीके से फोर्सफुल हार्ट बीट होती है अच्छी तरीके से, उतनी ही आसानी से आप पल्स को क्या पल्पेट कर सकते हो। द कंडीशन ऑफ द हार्ट आर्टेरियल वॉल्स एंड डिहाइड्रेशन आर हाइड्रेशन, ठीक है। क्या है, हाइड्रेशन हो बहुत अच्छी तरीके से, आपकी ब्लड क्या है, आप में वॉल्यूम अच्छी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से वाटर आपकी बॉडी में मौजूद है, तो आपकी पल्स प्रोडक्शन अच्छे तरीके से होगा।
और जितने एक की बॉडी में क्या होगा, पल्स आपको अगर सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होते तो उसके रीज़न यही होता है कि पेशेंट क्या है, आपके पास डिहाइड्रेशन है। तो हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन इज अफेक्ट योर पल्स वॉल्यूम, रिमेंबर दिस वर्ड, ओके। इसके बाद पल्स रिदम है जो कि नर्स को होना चाहिए पता। पल्स रिदम रेफर्स टू द रेगुलरिटी आर इक्वल स्पेसिंग ऑफ ऑल बीट्स ऑफ द पल्स। ये क्या है कि एक आपके पास, ये मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि पल्स रिदम क्या है कि एक पल्स अगर आपके पास प्रोड्यूस हो गया, दूसरा पल्स प्रोड्यूस हो गया और फर्स्ट और सेकंड पल्स के दरमियान जितना टाइम है वो तड़ में होना चाहिए, के दरमियान होना चाहिए, फोर्थ के दरमियान भी होना चाहिए, फाइव के दरमियान। ईच इक्वल बीट्स आपके पास इक्वली क्या होना, बीट हो जाए तो उसको हम क्या करते हैं, पल्स रिदम कहते हैं। कि एक पल्स आपके पास प्रोड्यूस हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह। तो उन छः के दरमियान, बीट्स के दरमियान आपके पास जो टाइम हो वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम पल्स रिदम कहते हैं। नॉर्मली द इंटरवल बिटवीन ईच हार्ट बीट आर ऑफ द सेम ड्यूरेशन, क्योंकि आपके पास जब प्रोड्यूस होती है पल्स तो उसके दरमियान जो टाइम है वो आपके पास सेम होना चाहिए। अ पल्स विद इन इर्रेगुलर रिथम इज नोन एज डिसरिथमिया और एरिथमिया। अगर एक पेशेंट की पल्स आपके पास क्या है, इर्रेगुलर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसरिथमिया और एरिथमिया कहते हैं। इक्वल टाइम elapses between beat of a normal pulse. This steady beat is called pulse regularis. ये क्या है आपके पास, जब आपके पास नॉर्मल जो क्या है पल्स प्रोड्यूस होते हैं और उसके दरमियान जो टाइम है वो इक्वल हो तो उसको हम पल्सेस रेगुलरस कहते हैं, ठीक है। अ पल्स विद एन इर्रेगुलर रिथम इज रेफर टू एन एरिथमियास। नॉर्मल आपके पास पल्स हो, सही तरीके से उसमें टाइम ड्यूरेशन हो, पल्स रेगुलरस कहते हैं। और उसमें अगर इर्रेगुलरिटी हो तो उसको हम एरिथमियास कहते हैं, ठीक है, या डिसरिथमियास कहते हैं। अब लास्ट पे आपने इसमें क्या करना है, बायलेटरल इक्विलिटी और सिमेट्री ऑफ पल्सेस। एक आपके पास क्या हो, उसमें इक्वलिटी होना चाहिए, क्योंकि एक हैंड से अगर आप पल्स को डिटेक्ट करते हो रेडियल अर्नल, तो आप दूसरे की जो आपकी रेडियल होती है वो भी आपके पास उसी ही क्वालिटी की होनी चाहिए। When assessing peripheral pulse to determine the adequacy of blood flow to a particular area of the body, to check the blood flow to bilateral is important. क्योंकि आप क्या है, क्योंकि फिमोर आप क्या है, डार्सल पेटस, क्योंकि दोनों साइड पे आपके पास होता है, तो एक में अगर ब्लड सर्कुलेशन, अगर पल्स आपको प्रोड्यूस सही तरीके से नहीं होता तो इसमें ये है कि आपके पास ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो गई, जिसकी वजह से उस एरिया में आपको पल्स सही तरीके से नहीं मिलती। सो अगर ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो रही है तो फिर इक्वली आपके पास बायलेटरल इक्वली आपके पास पल्स प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर एक साइड पे आपको सही तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, दूसरे में नहीं, तो इट्स मीन कि वहाँ पे कोई इस तरह की ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड है वो आगे मूव नहीं करते, तो उसी की वजह से उस एरिया में आपके पास पल्स सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होती। टाइप्स ऑफ पल्स है, एक आपके पास पेरिफेरल पल्स है, is a pulse located away from the heart, for example in the foot or breast, assess via finger। ये जो आपके पास पेरिफेरीज है, ठीक है, तो पेरिफेरीज में आपके पास जितने भी हार्ट से अवे आपकी पल्सेस आती है वो पेरिफेरीज में आती है, ठीक है, जिसमें आपकी हाथ की और फुट जो आपके पास होती है, तो उसमें अगर कोई इस तरह की आप असेसमेंट करते हैं, आप पल्स को असेस करते हैं, तो वो पेरिफेरीज में आती है और उसको हम फिंगर से क्या कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं। द एपिकल पल्स ओनली इज कंट्रैक्ट इज सेंट्रल पल्स, that is the located in the apex of the heart. It is also referred as the point of maximal impulse, ठीक है। असेस आर टेकन विया स्टेथोस्कोप। सिर्फ मैंने ये कहा था कि जो आपकी एपिकल पल्स होती है ये नियरेस्ट टू द हार्ट होती है, आपके हार्ट के ऊपर होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके पास इस तरह के हैं जिसको आप पल्पेट नहीं कर सकते, ओनली यू कैन अस्कल्टेट, जस्ट आप उसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, ये हमेशा याद रखें। और इसको हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास हार्ट के पास होता है तो उसको हम मिनिमली क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्सेस, क्योंकि मैक्सिमम इम्पल्स वहाँ पे आपके पास प्रोड्यूस होते हैं। तो ये है कि फिर अगर हम देख ले तो पेरिफेरीज में अगर आप देखना चाहते हैं पल्स को, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कमज़ोर पर होती है। सो जब जस्ट आपके पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ वाली जो आपके पल्स होती हैं वो एपिकल होती हैं। ये आपके पास, ये पर आप लोग देख लें कि ये आपके पास कौन कौन से साइट हैं जहाँ से हम पल्स को क्या कर सकते हैं, वो डिटेक्ट या उसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। पल्स साइट है, रेडियल है, बेस ऑफ थंब, टेम्पोरल है जो आपकी फोरहेड होती है उसकी साइड पे है, कैरोटिड आपके पास जो नेक होते हैं उसके साइड पे होती है,
ब्रेकियल जो आपके पास होते हैं तो ये आपकी इनर जो एल्बो होती है ना उसमें होती है। फेमोरल जो इनर एस्पेक्ट ऑफ द अपर थाई जहाँ से ये दोनों थाई स्टार्ट, जहाँ से ये लेग स्टार्ट होती है तो वहाँ पे आपके पास फीमोरल होती है। पोप्लाइटल को कहाँ पे होती है, जो आपकी नीज होती है जहाँ से ये बेंड होती है, आपकी जो फुट होती है जहाँ से बेंड होती है उसमें पोप्लाइटल होती है। डार्सल पेडस कौन सी होती है, जो आपके फुट होती है उसके टॉप पे और उसके पास पोस्टीरियर टिबिया भी उसके साथ होती है। और एपिकल पल्स और द एपेक्स ऑफ द हार्ट टेकन विद द स्कोप लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, क्योंकि आपकी हार्ट क्या होती है, लेफ्ट साइड पे होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो लोकेटेड इन द एपिकल यानी एपेक्स ऑफ द हार्ट जो आपके पास होती है। ठीक है, एपेक्स ऑफ द हार्ट। तो ये आपसे पूछ ले कि एपिकल पल्स कहाँ पे होती है, सो जो एपेक्स होती है उसके ऊपर जो आपके पास है ये प्रोड्यूस होती है, जिसको हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। रीज़न होती है क्यों हमारे बॉडी में साइड से एक जगह से हम क्यों नहीं चेक कर सकते, तो उसके रीज़न है। तो सबसे पहले रेडियल है, तो रेडियल आपके पास एक पल्स साइट है जिसको हम क्या कर सकते हैं, पल्पेट कर सकते हैं। इसके रीज़न क्यों होती है, सो रेडियली एक्सेसिबल। रेडियल आपके पास क्या है, ये आसानी से आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टेम्पोरल आती है, तो टेम्पोरल आप यूज़ व्हेन रेडियल पल्स इज़ नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि एक आपके पास साइट इस तरह हो कि उसको आप आसानी से नहीं डिटेक्ट कर सकते, तो दूसरा आपके पास रास्ता होना चाहिए। तो अगर रेडियल आप नहीं ले सकते तो टेम्पोरल आपके पास एक्सेसिबल है आफ्टर द रेडियल। ठीक है, इसके बाद रेडियल है यूज ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट शॉक इन एडल्ट्स यूज डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द ब्रेन। ये क्या है, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी से हमें पता चलती है कि जब आपके पास कार्डियक अरेस्ट हो या पेशेंट शॉक में हो, तो शॉक में क्या है कि योर हार्ट इज अनेबल टू प्रोवाइड द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, शॉक हो जाती है। ठीक है, तो शॉक में क्या है, या कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट है, तो उसमें क्या होती है कि जितने भी एडल्ट्स होते हैं तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप होती है। तो कैरोटिड आर्टरी से हमें पता चल जाती है कि ब्लड सर्कुलेशन किस तरह है, क्योंकि मैंने डिस्कस किया कि किसी एरिया में अगर पल्स आपको डिटरमाइन नहीं होती तो इसका सिंपल मतलब ये है कि वहाँ पे आपके पास सर्कुलेशन नहीं होती। एपिकल क्या है, routinely used for the infant and children up to 3 to years of age, use to determine discrepancies with the radial pulses। जो एपिकल आपके पास होती है तो मोस्टली इन्फेंट और चिल्ड्रन जो होती है उसमें हम चेक करते हैं। इसका रीज़न भी यही होता है कि जो आपकी पेरिप्रीज है तो उसको आप आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कमज़ोर होती है। दैट्स वाई वी यूज़ एपिकल पल्स इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन अप टू 3 years ऑफ एज। ओके, ब्रेकियल क्या है कि यूज़ टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्रेकियल क्या है, इसको जनरली भी हम असेस करते हैं, आप एबीजीज वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली। लेकिन क्या है, आप जब ब्लड प्रेशर लेते हैं जो कर्क ऑफ साउंड आपके पास प्रोड्यूस होती है तो वो भी यहीं से आपके पास प्रोड्यूस होती है। फीमोरल है यूज़ इन केसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट शॉक यूज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू अलिग, क्योंकि फीमोरल भी हम इसलिए यूज़ करते हैं, किसी बंदे को शॉक हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उसकी जो सर्कुलेशन है वो हम देखना चाहते हैं कि अगर हार्ट कार्डियक अरेस्ट में है वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं करते। जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं करते तो उसी की वजह से आपकी ब्लड फ्लो नहीं करती। जब ब्लड फ्लो नहीं करती तो हम फेमोरल जो आपके पास आर्टरीज होती है उसको हम पल्पेट करते हैं, तो वो उसको इसी वजह से पल्पेट करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो आपकी लेग्स होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद आपके पास आती है पोप्लाइटल यूज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द लोअर लेग्स, क्योंकि जो आपकी लोअर लेग्स होती है, फुट होती है, उसमें हम क्या कर लेते हैं, देखना चाहते हैं कि आपकी सर्कुलेशन सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। पोस्टीरियर टिबिया है, सो यूज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द फुट सिंपल। डॉर्सल पेडस जो आपके पास होती है, तो डॉर्सल पेडस यूज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द फुट। मेनली हम बस इसी वजह से डिटेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए क्योंकि जो आपकी सर्कुलेशन है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। इसका एक इम्पोर्टेंस ये आपके दिमाग में होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। वेरिएशन इन पल्स बाय एज, सो न्यू बर्न जो आपके पास होती है उसके आप देख ले 280 to 180 बीट्स पर मिनट। सो जितने भी आपके पास न्यू बर्न होती हैं, क्योंकि उसमें जो आर्गन इतनी आसानी से क्या होती है, उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती, उसमें डेवलपमेंट इतने अच्छे से तरीके से नहीं आती, तो उसकी जो हार्ट साइज़ होती है वो कम होती है। सो उसी की वजह से उसकी जो और एक्सट्रीमिटीज़ होती है उस पे बर्डन बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उसको ब्लड की ज़रूरत होती है। जब ब्लड की ज़रूरत होती है तो सारा जो एफर्ट्स होती है वो हार्ट पे आती है, और क्योंकि उसकी हार्ट इतने मैच्योर नहीं होती तो उसी की वजह से वो कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म करते हैं, वो बहुत ज़्यादा दफ़ा धड़कता है
ताकि धड़कने का भी यही रीज़न होता है कि जो उसकी डिमांड होती है फ्रॉम द बॉडी वो क्या कर सके, पूरा कर सके। तो ये आप लोग फिर देख लें कि वेरिएशन आती है, क्योंकि टाइम गुजरने के साथ साथ आर्गन में क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट आती है, तो उसी की वजह से फिर उसकी साइज़ में इंक्रीज़मेंट आती है, जिसकी वजह से उसकी जो पल्स रेट होती है वो फिर क्या होती है, वक्त गुजरने के साथ साथ वो कम की तरफ आ जाती है। जो फैक्टर होती है उसमें आपके पास क्या है, एज आती है, सेक्स आती है, एक्सरसाइज और फिजिकल ट्रेनिंग, बॉडी फ्लूइड, पोजीशन, ड्रग्स, इलनेस, इमोशन, टेम्परेचर, दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट यूर पल्स। अभी वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि कौन से इस तरह की फैक्टर होती है जो कि आपकी पल्स को अफेक्ट करते हैं। तो सेक्स, अच्छा सेक्स क्या है, तुमको सेक्स में आप देख लें, क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि जो फीमेल होती है उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो उसी की वजह से अगर हार्मोनल प्रॉब्लम जितने आपके पास क्या हो, डिस्टर्बेंस जिसमें ज़्यादा हो, तो उसमें पल्स रेट आपके पास क्या होती है, वो आपके पास इंक्रीज़ होगी। ये हमेशा याद रखें, जितने हार्मोन आपके बॉडी में डिस्टर्ब होती है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो उस हार्मोन की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। जब वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, सो इट्स मीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होते हैं, तो उसी की वजह से जो आपकी पल्स रेट है वो इंक्रीज़ होती है। एक्सरसाइज क्या है कि द पल्स रेट नॉर्मली इंक्रीज विद द एक्टिविटी, द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोफेशनल athlete is often less than in the average person because of the greater cardiac exercise strength and efficiency। हमेशा याद रखिए, इसका सिंपल ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है, तो उसी की वजह से अगर ब्लड रिक्वायरमेंट जितना आपके पास इंक्रीज़ होती है, जितना उसकी ज़रूरत इंक्रीज़ होती है, तो उसी की वजह से उसकी जो सारा एफर्ट्स है वो हार्ट के ऊपर पड़ेगा, तो आपकी हार्ट कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा करेगा। जब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा करेगा तो आपके पास वेव बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो उस वेव को हम पल्स कहते हैं। सो जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसी की वजह से आपकी हार्ट है वो क्या करते हैं, वो अपनी पल्स को इंक्रीज़ करेगा, उसकी हार्ट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ज़्यादा करेगा, इसी की वजह से आपकी जो पल्स है वो इंक्रीज़ होती है। Hypovolemia, dehydration, loss of blood from the vascular system, increased pulse rate in adults. Loss of circulatory volume result in the adjustment of heart rate to increase blood pressure as the body compensate for the lost blood volume। Mainly आप hypovolemia देख ले, तो जितने आपके पास ब्लड वॉल्यूम क्या हो आपकी बॉडी से क्या हो रिलीज़ हो जाए, तो आपकी पल्स रेट इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि मैंने कहा कि आपकी बॉडी से जितने भी वॉल्यूम होती है, ब्लड होती है, वो रिलीज़ होती है, वो सीक्रेट होती है, तो उसी की वजह से क्या होगा, आपकी हार्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा। इफ़ेक्ट इसलिए आएगा क्योंकि आप हार्ट से वो डिमांड करेगा कि हमें ब्लड चाहिए, तो जब उस ब्लड आपके पास वॉल्यूम नहीं है तो कहाँ से वो ब्लड लेके आएगा, तो उसी वजह से वो कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म करते हैं। उस कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म की वजह से वो अपनी जो नॉर्मल रिदम है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो हाइपोवॉल्यूमिया डिहाइड्रेशन में आपकी जो पल्स रेट होती है वो इंक्रीज़ होती है। स्ट्रेस क्या है कि इन रिस्पॉन्स to stress sympathetic nervous system stimulation increase the overall activity of the heart। Stress increase the rate as well as the force of heartbeat, fear and anxiety as well as the perception of severe pain stimulation the sympathetic system। स्ट्रेस क्या होती है, क्योंकि स्ट्रेस में आपके पास इस तरह की कार्टिसोल कार्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हैं, उसी की वजह से आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, ताकि आपकी ब्लड उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो। तो जितना ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी तभी इंक्रीज़ होगा जो कि आपकी हार्ट रेट क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी, जो आपकी पल्स है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगा। जब पल्स रेट इंक्रीज़ होगा तब आपके पास उस एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होते हैं। तो जब स्ट्रेस होती है तो उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, और उसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से वेजो आपके पास कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, क्योंकि उस एरिया वेजो डायलेशन होना चाहिए, क्योंकि उस एरिया में आपके पास ब्लड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ब्लड बहुत ज़्यादा होना चाहिए तो उसका एफर्ट ज़्यादातर आपकी हार्ट पे होगा। तो हार्ट आपके पास क्या है, अपने कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म करेगा, वो अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटी है थोड़ा सा उससे इंक्रीज़ होंगे। फीवर क्या होती है, सो द पल्स रेट इंक्रीज इन रिस्पांस टू द लोअर ब्लड प्रेशर दैट रिजल्ट फ्रॉम द पेरिफेरल वासोडाइलेशन एसोसिएटेड विद द एलिवेटेड ब्लड टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। सिंपल याद रखें, क्योंकि फीवर आपके पास इस तरह की कंडीशन होती है कि इसमें आपकी मेटाबॉलिक रेट क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी तो उसके लिए आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा ब्लड होना चाहिए, तो ब्लड आपके क्या होगा, आपकी हार्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा, और उसी की वजह से फीवर में आपकी जो पल्स है वो इंक्रीज़ इसी की वजह से होती है। और जब वो इंक्रीज़ इसी वजह से होती है ताकि वो क्या करेगा, जो आपकी ब्लड प्रेशर है उसको वो कम कर सके। जो आपकी पेरिफेरीज होती है उसमें वेसोडाइलेशन काज करेगा, जब वेसोडाइलेशन काज करेगा ताकि ब्लड फ्लो वहाँ पे इंक्रीज़ होती है, क्योंकि मेटाबॉलिक स्टेट है
मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ है तो ब्लड बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसी के लिए वेज़ोडाइलेशन होगा। जब वेज़ोडाइलेशन होगा तो ब्लड फ्लो आपके पास क्या होगी, उसी में इंक्रीज़ होती है। मेडिकेशन क्या है कि सम मेडिकेशन डिक्रीज़ द पल्स रेट एंड अदर इंक्रीज़ इट, फॉर एग्जांपल कार्डियोटॉनिक्स। ये हमेशा याद रखें कि सेवरल टाइप्स ऑफ इस तरह की मेडिकेशन होती है, उसी मेडिकेशन की वजह से आपकी पल्स रेट इंक्रीज़ भी होती है या डिक्रीज़ होती है, ठीक है। इसमें हमने आप लोगों को कहा था कि जो आपके पास आइनोट्रॉप्स होती है, तो आइनोट्रॉप्स आपके पास आपकी जो हार्ट रेट है वो उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या होती है, अच्छा एपिनेफ्रिन जो आपके पास है वो क्या कर लेते हैं, आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़। लेकिन डिजिटेलिस जस्ट नाम याद रखें, आप लोगों की लेवल का नहीं है, तो डिजिटेलिस आपके पास इसी तरह की एक मेडिकेशन होती है कि इसी की वजह से जो आपकी हार्ट रेट है वो कम होती है, ठीक है। तो सेवरल मेडिकेशन हमेशा याद रखें कि वो आपके हार्ट को रेट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती हैं। पोजीशन व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग और स्टैंडिंग, ब्लड यूजुअली पुल इन डिपेंडेंट vessel of the venous system. Pooling result in a transient decrease in the venous blood returns to the heart and a subsequent reduction in the blood pressure and increase the heart rate. ये आप देख लें कि जस्ट अगर आपके पास क्या है, पोस्टरल हाइपोटेंशन है, तो पोस्टरल हाइपोटेंशन इसमें इस तरह होता है कि जब इस पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके व्हेन यू आर सिटिंग पोजीशन, जो आपकी ब्लड प्रेशर क्या होती है, कम होती है और आपकी पल्स रेट भी कम होती है। लेकिन जस्ट आप अगर आप क्या है पोजीशन, आप सिटिंग पोजीशन में नहीं है, आप स्टैंडिंग पोजीशन में, तो आपकी पेरिफेरीज के लिए ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, तो उसी की वजह से क्या होगा, आपकी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज़ होगा। पैथोलॉजी क्या है कि सर्टेन डिजीज सच एज सम हार्ट कंडीशन आर दोज दैट इम्पेयर ऑक्सीजनेशन कैन अल्टर द रेस्टिंग पल्स रेट। इस तरह की पैथोजेंस आपकी बॉडी में इन्वॉल्व हैं, उसी की वजह से आपकी बॉडी में डिजीज़ है, और उसी डिजीज़ की वजह से क्या है, आपकी जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है वो अल्टर है, तो उसी की वजह से जो आपकी पल्स रेट है वो क्या